गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने फोर ब्रेन पूरा कंप्लीट कर लिया, मिड ब्रेन पूरा कंप्लीट कर लिया। टुडे वी विल स्टार्ट विद द हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा सा तो बताया था, 3 पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? नाम ही तो बताए थे यार, वो भी याद नहीं है। पॉन्स कुछ बताया था, अब फिर दूसरा याद आया। पॉन्स, सेरिबैलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो जो आपका हिंड ब्रेन है इसके हैं आपके 3 पार्ट्स, दैट इज पोन्स। लास्ट क्लास पढ़कर आए हो क्या? सेरिब्रम के फंक्शन बताओ, बताओ, पन्ने स्किप नहीं करने। हाँ, अच्छा, हाइपोथैलेमस के बता दो, इजी है वो तो याद ही होंगे। क्या थे? हाँ, क्या? थोड़ा तेज बोलो। हाँ, चलो पढ़कर आए हो। ठीक है, तो हिंड ब्रेन के आपके 3 पार्ट्स हैं, दैट इज पोन्स, सेरिबैलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग आपके पोन्स से ही शुरू करेंगे। एज आई टोल्ड यू, सबके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोन्स की बात करें हम लोग तो सबसे पहले इसका लोकेशन, एक स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन है विच इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे, और आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर की साइड जो है ये पोन्स लोकेटेड होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से आपके मतलब ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द ब्रीथिंग थ्रू द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। पोन्स का लोकेशन मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आपके बहुत सारे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या आपके बहुत सारे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके ट्रांसवर्स नर्व फाइबर हैं ये तो आपके सेरिब्रम से अटैच्ड होते हैं, सॉरी सेरिबैलम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर आपके सेरिबैलम से अटैच्ड होते हैं, और जो आपके लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर हैं ये आपके सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से अटैच करवाते हैं। समझ में आया? बस इतना ही है इसके अंदर। बहुत सारे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर है। ट्रांसवर्स नर्व फाइबर के बारे में आपको पॉइंट बताया, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर के बारे में बताया, पोन्स का लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। इट रेगुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, इट रेगुलेट द रेस्पिरेशन थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्लियर? छोटा सा ही है ये, तो लिख लो इसे। समझ में आ गया ना? ये आज सच कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इसके अंदर, तो लिख लीजिए पोन्स। इट इज स्मॉल, it is small spherical projection which is situated below the midbrain and above the above ही लिख लो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर मैंने बताया इसमें बहुत सारे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैव many transverse and longitudinal nerve fibers। ठीक है, जो आपके ट्रांसवर्स नर्व फाइबर होंगे, लिख लीजिए,
transverse nerve fiber, they attach with cerebellum. और आपके जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स होते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स दे अटैच सेरिब्रम टू मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको इतना. नेक्स्ट बस इसके बारे में इसके फंक्शंस हैं कि इसका फंक्शन क्या है आपके पोन्स का. तो हेडिंग डाल लीजिए इसका फंक्शन. एज आई टोल्ड यू व्हाट इज इट्स फंक्शन. इट रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. ठीक है, तो it regulates the respiration through pneumotaxic center. Clear? It is all about the first part of hindbrain, that is the pons. Next आपका जो part है hindbrain के अंदर, it is the cerebellum. देखिए अब सुनिएगा ध्यान से. पहले तो इसके बारे में अगर हम बताएं तो सेरिबेलम जो है इसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. 2 तो हैं आपके लेटरल लोब और एक है आपका वर्मिस. ठीक है, ये जो आपके 2 लेटरल लोब्स मैंने बताए ना, ये लेटरल लोब एनलार्ज्ड होके स्पेरिकल शेप बनाएंगे और इन लेटरल लोब्स को हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो लेटरल लोब्स हैं आपके सेरिबेलम को, इन्हें क्या बोलते हैं अपन? सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, और सेरिबेलम जो है ये 3 पेडंकल्स होते हैं इसके अंदर. एक सुपीरियर पेडंकल, एक मिडिल पेडंकल और एक है इंफीरियर पेडंकल. ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिब्रल पेडंकल और इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल. 3 सेरिब्रल पेडंकल का फॉर्मेशन हो रहा है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर. तो जो आपका सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल जो है ये तो आपके मिड ब्रेन से अटैच्ड है, मिडिल वाला पोन्स से और इंफीरियर वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा से. ऐसे याद रख लेना, आपके 3 पार्ट्स है ना ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन हटा दो, मिड ब्रेन से शुरू करेंगे. तो सुपीरियर वाला तो मिड ब्रेन से है. अब मिडिल वाला जो है, अब हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, पोन्स, सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन ही आएगा. तो हिंड ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट उससे अटैच होगा, यानी कि पोन्स. और अब सेरिबेलम तो पढ़ ही रहे हैं तो इससे तो होगा नहीं, इंफीरियर वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा से अटैच होगा. ठीक है, ये समझ में आया. फिर एक आपने टर्म शायद सिर्फ नाम सुना होगा इसका, आर्बोरा वाइटी करके सुना है आप लोगों ने नाम? 12th में पढ़ा होगा. 12th में क्या 11th में पढ़ते हैं अपन लोग. ठीक है, आर्बोरा वाइटे क्या होता है ये? तो जो आपका मैंने भी बताया ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है, समझ में आया? तो जो आपका आउटर पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसे अपन बोलते हैं ग्रे मैटर. ठीक है, और जिसका इनर है इट इज ऑफ व्हाइट मैटर. और ये जो व्हाइट मैटर है इट प्रोजेक्ट आउटसाइड एंड फॉर्म अ ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ये जो आपका जो व्हाइट मैटर है ये आपके आउटसाइड प्रोजेक्ट होके ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं आर्बोरा वाइटे. क्लियर? कुल मिला के इतना ही है इसका. इसके बाद फंक्शन डिस्कस करेंगे. ये समझ में आ गया ना? मतलब पूरी थ्योरी किस पर, आपको एक की पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि इसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट है. 3 लोब से फिर आपको ध्यान रखेंगे कि 2 लेटरल लोब और एक वर्मिस. फिर इन लेटरल लोब को ही 2 लेटरल लोब एनलार्ज और स्फेरिकल शेप के हुए, और इनको अपन ने जो लेटरल लोब है आपके सेरिबेलम के, उनको अपन ने क्या बोला? सेरिब्रल हेमिस्फीयर. फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, इनर पार्ट व्हाइट मैटर का,
और ये जो व्हाइट मैटर जो है ये आउटसाइड प्रोजेक्ट होके एक ट्रांसवर्स ट्री लाइक फॉर्मेशन करता है, ब्रांच ट्री लाइक फॉर्मेशन करता है, जिसे अपन बोलते हैं आर्बोरा वाइटे, है ना। और 3 सेरिब्रल पेडंकल के बारे में मैंने आपको बता दिया, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल कौन किससे अटैच है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स फंक्शन। जैसे कि आपके उसके अंदर हाइपोथैलेमस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही हिंड ब्रेन के अंदर आपके सेरिबेलम के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये तो अब चलो ये ऐसे याद रह जाएगा आपको, ये तो सुना होगा, जो ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन जो कर लेते हैं, उनकी चाल से पता नहीं लग जाता, उनके पैर लड़खड़ाते हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जो एक्सेस अल्कोहल कुछ छोड़ो, छोटे बच्चे हो एक्सपीरियंस तो कोई नहीं होगा ना। जो एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो वो जो अल्कोहल होती है वो ब्रेन के आपके सेरिबेलम वाले पार्ट को इफेक्ट करता है, इस वजह से वो लड़खड़ाते हैं। तो एक आइडिया आप बता सकते हो तो फिर इसका काम क्या होगा? इसके ही फंक्शन को इफेक्ट कर रहा होगा वो, तो इसका काम क्या होगा, फंक्शन क्या हो सकता है इसका? मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। क्या करता है कि जो आपके जॉइंट्स और जितने भी वॉलंटरी मसल्स है ना, यहां से ये इम्पल्स को लेता है, फिर उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उनका मूवमेंट का रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है। यानी कि कुल मिला के इट मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। और ये वाला पॉइंट भी इसके अंदर है कि जो पर्सन एक्सेस में अल्कोहल लेते हैं, तो एक्सेस अल्कोहल जो है आपके ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू, मतलब ढंग से वो वॉक नहीं कर पाते, उनके जो पैर लड़खड़ाते हैं वो इसी वजह से है, क्योंकि वो अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो सेरिबेलम वाला पार्ट जो है वो इफेक्टेड रहता है अल्कोहलिक, जो एक्सेस में अल्कोहल लेते हैं। कुछ तो ऐसा होता है, इतना एडिक्शन हो जाता है, कितना ही पी लो फिर भी कंट्रोल रहता है तो वो सेरिबेलम को इफेक्ट नहीं कर पाता उनके, ठीक है। तो फंक्शन तो ये ऐसे ही याद रख लेना, सेरिबेलम वाला ये दारू वाले से याद रख लेना, अल्कोहल पटांग चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है, ठीक है। तो आपको इसका फंक्शन याद रह जाएगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना और बॉडी पोस्चर, इट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। एक और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है। किसी किसी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, किस वजह से होती है? उसमें भी ब्रेन का कोई एक पार्ट है जो ज्यादा डेवलप्ड होता है, तो उन लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। और वैसे तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो ऐसे कई मैसेजेस आते रहते हैं, कोई बोलता है जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग ज्यादा होता है, कोई बोलता है जिनकी हैंडराइटिंग मतलब बेकार होती है उनमें मतलब मेमोरी भी उनकी कमजोर होती है। ऐसा होता है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग तो बहुत गंदी होती है। ऐसा बोलते हैं कि जिनकी हैंडराइटिंग ऐसे थोड़ा ऐसे लिखते हैं ना, जो बहुत सुंदर सजा के, वो लोग सोचते ज्यादा है, इस वजह से लिखने में उनका कंसंट्रेशन इतना, सोचते वो लोग ज्यादा है। पर खैर इसका जो साइंटिफिक रीजन है ये मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, चाहो तो खुद आप लोग सर्च करिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है बस इसलिए, बाकी एग्जाम में कोई पूछता नहीं है। अदरवाइज एक कोई सा एरिया होता है आपके ब्रेन का, वो जिनका ज्यादा डेवलप्ड होता है उन लोग की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सेरिबेलम वाला तो ये जरूर याद रख लेना, दारू वाला ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अल्कोहल वाला भी, अल्कोहलिक पर्सन वाला करके भी बनता है। बाकी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है, मतलब कौन सा पार्ट रोल, कौन से ब्रेन का किस पार्ट का रोल है, इट इज द सेरिबेलम। क्लियर? समझ में आ गया ये? चलो लिखो, सेरिबेलम जो है 3 लोब्स बताया मैंने इसके अंदर आपको, कौन कौन से थे? 2 तो लेटरल लोब्स है और एक है आपका वर्मिस। फिर मैंने आपको बताया था बोथ लेटरल लोब्स they become enlarged and rounded. फिर आप लिख लो जो आपका लेटरल लोब होता है सेरिबेलम का, लेटरल लोब ऑफ सेरिबेलम, it is known as
सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर आर्बोरा वाइटी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो लिख लीजिए कि जो आपका आउटर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, किससे मिलके बनता है ये? इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है, आपको टर्म्स क्लियर है? बताया था ना मैंने क्लास में, बताओ, पढ़ाया था नर्वस सिस्टम शुरुआत में, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, पहले तो ही बताओ। ये भी ध्यान है कि नहीं ध्यान है कि पढ़ाया है क्लास में? ईमानदारी से बताना, चीटिंग मत करना इसमें कि अब बोला है पढ़ाया है तो पढ़ाया ही होगा, झूठ तो बोल नहीं रही होगी। पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था वो याद नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं बताऊंगी, खुद ही घर जाके देखना, नहीं तो फिर आज भी बुक नहीं खोलोगे घर जाके। ठीक है, तो आउटर पार्ट जो है आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, इट इज मेड अप, आप क्या बैक पोर्शन पढ़ते होंगे? अभी जो करंट चल रहा है 2-4 दिन पहले की क्लास, ही आपको ध्यान नहीं है। ठीक है, आउटर पार्ट जो है वो तो मिलता है आपका, बना होता है ग्रे मैटर से, एंड इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड इनर पार्ट इट इज ऑफ व्हाइट मैटर। और ये जो आपका व्हाइट मैटर होता है, इट प्रोजेक्ट आउटसाइड, which project outside and form a branched tree-like structure which is called arbora vitae. Arbora vitae. ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था सेरिबैलम के अंदर जो है, इट हैव 3 सेरिब्रल पेडंकल्स, सुपीरियर, मिडिल एंड द इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ये तीनों के तीनों किससे अटैच्ड होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये लिख लिया सभी ने? हटा दो इसे। चलिए, तो जो आपका सेरिबैलम है, दे हैव 3 सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, कौन कौन से थे आपके? एक तो है आपका सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, तो जो आपका सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? विच इज अटैच विथ मिड ब्रेन। एक है आपका मिडिल सेरिब्रल पेडंकल विच इज अटैच विथ मिडिल सेरिब्रल पेडंकल which is attached with और एक था आपका इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल विच इज अटैच्ड विथ
ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट इट्स फंक्शन। तो क्या फंक्शन बताया था मैंने इसका, तो लिख लीजिए, इट रिसीव्स द इम्पल्स कहां से इंपल्स को रिसीव करता है, ये आपके जॉइंट्स और वॉलंटरी मसल्स से, फ्रॉम जॉइंट्स एंड वॉलंटरी मसल्स एंड कंट्रोल द मूवमेंट and regulate and coordinate it according to the function, उसका रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन कराता है। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब ये जो मैंने टिपिकल सी एक लैंग्वेज यूज की है, लैंग्वेज आपको ये इसलिए यूज की है, अदरवाइज इसका कहने का मतलब तो ये है, ये लिख लो पहले, दैट इज सेरिबेलम मेंटेन्स द बॉडी इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसको इतना इजी गोइंग हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, एक ये लाइन छोटी सी लाइन है, इतने लंबी छोटी 3-4 लाइनें लिखाई है मैंने इसके फंक्शन में, और इसका जो कंक्लूजन मैंने सिर्फ ये एक लाइन बोली है, दैट इज सेरिबेलम मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली यही लाइन याद कर लेना, क्यों ये अननेसेसरीली 3 टाइम पास मार रहे हैं क्लास में है कि क्या करेंगे, नहीं तो 1-1.5 घंटा। चलो थोड़ा इसको ब्रीफ करके इसीलिए लिखाई है ये लैंग्वेज। आपको क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है एज इट इज वो वर्ड टू वर्ड, अभी जैसे सेरिबेलम वाला है, मैंने आपको ये अल्कोहलिक पर्सन का एग्जांपल दिया कि उनके पैर इस वजह से ही लड़खड़ाते हैं क्योंकि जो वो एक्सेस में जो अल्कोहल लेते हैं वो ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। तो अभी आप क्लास में अगर हो सकता है इसका एग्जाम एकदम, लेकिन आपको ये ध्यान रह जाएगा ये इससे कि इसका मतलब सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करना। लेकिन कई बार वो लोग एग्जाम में क्या करते हैं, लैंग्वेज ही थोड़ा सा घुमा के यूज करते हैं, होता वही है, आता आपको सब है। तो ये लैंग्वेज मैंने इसीलिए लिखाई है, आपको ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये क्या करता है, आपके जॉइंट्स और वॉलंटरी मसल्स से जो इम्पल्स आते हैं, ठीक है, वो उसको रिसीव करता है और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन कराता है मूवमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यही ब्रेन के इस पार्ट का जो है मेन फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए, जिस भी लैंग्वेज से क्वेश्चन आए आप लोग अटकने नहीं चाहिए इसलिए। ठीक है, आया समझ में? एंड एज आई टोल्ड यू, फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपका जो हाइपोथैलेमस के फंक्शन बताए थे, फंक्शन सबके इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोलती हूँ तो इसमें भी बहुत से बच्चे कंसाइज कर जाते हैं कि ठीक है बाकी सबके फंक्शन स्किप मार दो। ठीक है, कहीं बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप तो बोलते हो कि क्लास में जो पढ़ाते हैं उसके बाहर से जाता नहीं। आप ही ने बोला था मैम कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे के फंक्शंस हैं, बट स्पेशली उसके अंदर आपका जो हाइपोथैलेमस था उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इधर सेरिबेलम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके पढ़ने हैं पर मतलब जो एक होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इन दोनों के। ठीक है, समझ में आया इतना? ये लिख लिया सभी ने? हटा दूं इसे? एक वो और लिख लेना आप, अल्कोहल वाला नहीं लिखा है ना मैंने। लिख लो, आप खुद ही लिख लो। इफ अ पर्सन कंज्यूम एक्सेस अल्कोहल देन द सेरिबेलम पार्ट ऑफ ब्रेन इज इफेक्टेड। ठीक है, इस वजह से उनके पांव लड़खड़ाते हैं, वो ढंग से चल नहीं पाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि सेरिबेलम वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का वो इफेक्ट करता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल एडिक्टेड लोगों की बात नहीं कर रहे, इनका तो
वो इतना एडिक्शन हो चुका होता है सारी वालों को भी कि भैया ठीक है रोज ही लेता है ये, तो वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? तो ये हो गया। नेक्स्ट, हिंड ब्रेन के अंदर आपका जो लास्ट पार्ट बचा है, इट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में ही लिख लो। अब ये अपन देखो, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे और हिंड ब्रेन भी सबसे लास्ट में था। याद करने का तरीका बता रही हूँ, यानी कि सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर इन शेप। सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर शेप का होता है, सबसे पोस्टीरियर पार्ट है। ये किससे जुड़ा हुआ होता है? आपके स्पाइनल कोड से। ठीक है, जो स्पाइनल कोड है आपकी, उससे जो आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये पोस्टीरियर मोड पर, यहाँ से स्पाइनल कोड शुरू होती है आपकी। तो ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ये आपके स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। फंक्शन क्या है इसके? तो आपके जितने भी, अब आपको ये टर्म मैंने पहले समझाई थी, आपको पता होगा व्हाट इज वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। एक तो अपने कंट्रोल से होता है और एक नहीं होता है। कौन सा होता है? अपने कंट्रोल से, विच इज कंट्रोल्ड बाय द विल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिव मसल्स हैं, एक्टिविटीज जो है, उन सबको कंट्रोल करता है ये। जैसे कि आपके कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, हार्ट बीटिंग जो है, ये आपके कंट्रोल में होती है क्या? नहीं। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स पर इसका कंट्रोल है। प्लस आपका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक सीक्रीशंस जो होते हैं, उसके अंदर, यानी कि जितनी भी इनवॉलंटरी ब्रीथिंग, तो जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, ये सबको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आपकी क्रेनियल एक्टिविटीज, जैसे कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, छींक आती है एकदम से, खांसी होती है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, सलाइवेशन, सलाइवेशन समझते हो ना? टेस्टी फूड देख के लार टपकती है, ठीक है, दैट इज द सलाइवेशन। फिर आपका यानिंग रिफ्लेक्स, उबासी आती है, लेक्चर में कितनी बार आती है, कंट्रोल होता है क्या आपका इसके ऊपर? नहीं होता। ये यॉर्निंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, ये सारे जो हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? याद रहेगा ये, बस इतना सही है इसके अंदर। लिख लीजिए मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन ब्रेन का आपका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है ये, विच इज सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर इन शेप। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इट इज कनेक्टेड टू, मेडुला इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड। फिर इसका फंक्शन लिख लीजिए। इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। जैसे कि दैट इज, क्या क्या कंट्रोल करता है ये आपका? कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ब्रीथिंग, मेटाबॉलिज्म एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ठीक है, नेक्स्ट, इट कंट्रोल द क्रेनियल एक्टिविटीज, इट कंट्रोल्स द क्रेनियल रिफ्लेक्स, जैसे कि as I told you,
एक तो था आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स, एक था आपका कफिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, और यॉनिंग रिफ्लेक्स है, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है, आपका स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है, it is all controlled by the medulla oblongata part of the brain. क्लियर आया आपको समझ में? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन और द रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क तो क्या होता है? आपके रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. किसको? जो रिफ्लेक्स एक्शन का आपका जो पाथवे है उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क. ये तो समझ में आ गया होगा. लेकिन अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? हटा दो इसे, मैंने शायद क्लास में एक बार एग्जांपल दिया था. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? शायद एक दो दिन पहले ही मैंने बताया था क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. वही होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, मतलब वो जो है एक सोची समझी साजिश नहीं होती. ठीक है, मतलब अपन सोचते नहीं है कि हम लोग ऐसा करेंगे, वो ऑटोमेटिकली होता है. यानी कि एक तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है, आपके जो नॉर्मल एक्शन होते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा फास्ट होता है. ठीक है, ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी गर्म चीज है उसको आप हाथ लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहां से दूर हट जाएगा. आप सोचोगे नहीं कि हाँ मुझे गर्म लग रहा है, मुझे ये हटाना है. सोचते नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है. किसी भी नुकीली चीज को आप टच करोगे या फिर आपका पैर वहां पड़ता है तो ऑटोमेटिकली वहां से वो चीज हट जाती है. तो इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. और इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है ये होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क. ये पाथवे क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके पहले आप हेडिंग तो डाल लो, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क. लेकिन सबसे पहले अपन रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे. तो लिखो आप रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन. रिफ्लेक्स एक्शन आर, एज आई टोल्ड यू, कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है और इनवॉलंटरी है. ठीक है, दे आर स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी. और एक चीज मैंने बताई थी कि जो आपका नॉर्मल एक्शन जो होता है, एक नॉर्मल एक्शन मतलब जो आप अपने दिमाग से जो सोच के करेंगे उसके कंपेयर में आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये बहुत ही फास्ट होता है. इनवॉलंटरी एंड फास्ट या फिर क्विक बोलिए, एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शन. ठीक है, सही है ये चीज. फिर मैंने आपको बताया, अभी जो एग्जांपल बताया था वो भी इसका एक डेफिनेशन ही है. दैट इज द ए सडन विथड्रॉ ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट का एकदम से हटाना. ए सडन विथड्रॉ ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, ये किसी भी वजह से हो सकता है. दैट इज बाय टचिंग द
द पार्ट विच इज, या तो बहुत ज्यादा गर्म हो, विच इज एक्सेसिव हॉट, या फिर बहुत ज्यादा ठंडा हो, कोल्ड। फियर की वजह से भी होता है, किसी चीज से आप डर जाते हैं तो भी ये इस वजह से होता है। किसी पॉइंटेड चीज को आप टच करोगे तो भी हो सकता है। मतलब किसी भी बॉडी पार्ट का अ सडन विड्रॉ ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, ये कोई भी रीजन हो सकता है कि आप तो बहुत सारा जरूरत से ज्यादा गर्म चीज को टच कर लो, जरूरत से ज्यादा ठंडी चीज को टच कर लो, किसी नुकीली चीज को टच कर लो, या फिर डर के भी आप एकदम से दूर हट जाते हैं ना, इट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्स एक्शन, चाहे वो डर की वजह से हो। तो अ सडन विड्रॉ ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी in response to peripheral nervous system that is involuntary. इनवॉलेंट्री मतलब समझ गए, यानी कि बिना सोचे समझे जो होता है, दैट इज इनवॉलेंट्री and require a part of the central nervous system. It is called reflex action. ठीक है। और ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, इसे ये जो है क्रेनियल नर्व मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है ये इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, लिख लीजिए, reflex action are controlled by they are controlled by brain and spinal cord. ठीक है, समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताया है, अभी हेडिंग डाली रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है मैंने बता दिया कि ये जो आपका पाथवे होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन का, इट इज द रिफ्लेक्स आर्क। कैसे होता है, क्या होता है बताऊंगी। ये लिख लिया सबसे पहले। अब मेरे हिसाब से डेफिनेशन का रट्टा लगाने का तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको। चलो, रिफ्लेक्स आर्क क्या लिख लेना ये आप लोग, मैं डायरेक्ट रिफ्लेक्स आर्क बना रही हूं। दैट इज द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपको कोई भी स्टिमुलस मिला, इंटरनल स्टिमुलस हो चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, कोई भी स्टिमुलस मिलेगा आपको। स्टिमुलस मतलब समझता है ना क्या होता है, इतना राम कथा पढ़ चुके अब तो पता ही होगा स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, ये आपको स्टिमुलस मिला, ये रिफ्लेक्स आर्क बना रही हूं मैं आपको। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में शायद लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा होगा, तो उसको एनसीईआरटी को घर जाके पढ़ लेना। अब यहां से समझने में इजी होगा, या भी इजी होगा, अभी यहीं की यहीं याद हो जाएगी ये चीज। फिर ये पढ़ने के बाद घर जाके एनसीईआरटी खोलना, तो वो 5 मिनट में आप पढ़ लोगे, अदरवाइज वो पैराग्राफ लेके आधे घंटे तक बैठे रहते। ठीक है, स्टिमुलस मिला आपको, इस स्टिमुलस को क्या करेगा, रिसेप्टर्स इसको लेंगे। ठीक है, तो ये स्टिमुलस जाएगा आपके रिसेप्टर के पास। फिर रिसेप्टर से ये जो स्टिमुलस है आपके, ये आपके सेंसरी और एफरेंट नर्व के पास जाते हैं। ठीक है, दैट इज सेंसरी और एफरेंट नर्व। सेंसरी और एफरेंट नर्व से ये स्टिमुलस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा। ठीक है, सीएनएस में चाहे वो ब्रेन हो, ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कोड कुछ भी हो सकता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपका स्टिमुलस अभी यहां पहुंच गया, दैट इज सीएनएस। ठीक है, फिर यहां से जाता है आपके मोटर और इफरेंट नर्व फाइबर के पास। क्लियर, मोटर और इफरेंट नर्व। ठीक है, यहां से आपके इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, मतलब जिस ऑर्गन पे वो इफेक्ट करेगा, इफेक्टर ऑर्गन तक
ये इंपल्स आपके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफेक्टर ऑर्गन का मतलब समझे, जैसे कोई भी गर्म चीज है उसी का एग्जाम्पल समझाती हूँ। तो वो गर्म, जो एक्सेस गर्म है वो स्टिमुलस है, ठीक है। वो स्टिमुलस आपके रिसेप्टर तक गया, स्किन में रिसेप्टर्स जो है वहां पर गया, सेंसरी और एफरेंट नर्व पर जाएगा, यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन वाले पार्ट पे जाएगा, वहां से मैसेज आएगा आपके मोटर और एफरेंट नर्व में जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन जो आपका हाथ है यहां तक पहुंचा ही मैसेज, फिर उसके बाद आप एकदम जैसे ही वो हाथ तक पहुंचेगा आपका वो स्टिमुलस, आपको जैसे ही गर्म लगेगा आपका हाथ एकदम से वहां से हट जाएगा, यानी कि इसके बाद इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंचने के बाद डायरेक्ट हटाना क्या हुआ, उसके लिए उसका रिस्पॉन्स। इफेक्टर ऑर्गन के बाद यहां से ये रिस्पॉन्स शो, ठीक है। यानी कि स्टिमुलस से ये रिस्पॉन्स तक का ये जो पूरा जो पाथवे है, इट इज द रिफ्लेक्स आर्क। ये समझ में आ गया सभी को? ये इसीलिए ऐसे बताया कि एक तो डेफिनेशन भी पहले वो एग्जांपल बताया, तो जिससे कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े। जो 3 वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स अब आपको रटना, स्पॉन्टेनियस है, एकदम से होता है, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? नहीं, सही है। स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, इनवॉलेंट्री है, यानी कि इट इज नॉट कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द विल पावर ऑफ एनिमल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है ये। और जो दूसरे एक्शन होते हैं कि अपन सोच समझ के कोई चीज करें, उसके कंपेयर में आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। ये 4 कीवर्ड्स हैं इसके, ये तो आपको ऐसे याद हो ही गया होगा ये वाला तो, ठीक है। फिर एक ये ध्यान रख लेना कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसे कौन कंट्रोल्ड करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। फिर इस पूरे पाथवे को, इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कैसे, मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्टिमुलस मिलेगा, ये रिसेप्टर ऑर्गन तक जाएगा, रिसेप्टर ऑर्गन से सेंसरी नर्व फाइबर तक, सेंसरी नर्व फाइबर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहां से आपके इफरेंट और द मोटर नर्व फाइबर में, यहां से इफेक्टर ऑर्गन पर जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन के बाद फिर आपका रिस्पॉन्स जो होता है, इट इज द रिफ्लेक्स आर्क। अब आप घर जाकर एनसीईआरटी खोलिएगा, मैं आपको रोज बोलती हूँ ये चीज तो कि एनसीईआरटी तो जरूरी है। आप बोलोगे कि बोलते तो एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ, फिर ये क्यों नहीं लिखा रहे हो? अब एक बार खोलना, बाकी तो मैं पैराग्राफ भी आपको बता देती हूँ। फिर उसमें फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे कल क्लास में पूछना, आई विल एक्सप्लेन यू। मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आएगी। अब उसमें आप जब रिफ्लेक्स आर्क पढ़ोगे तो उसमें ये ऐसे चार्ट फॉर्म में नहीं दे रखा, लेकिन आप इस चार्ट फॉर्म में बना लो, ठीक है। उसमें पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ना तो फिर वो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी माइंड में कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आया इतना समझ में? इसे हटा दूं मैं। नेक्स्ट जो है, शायद उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स। 3 टाइप्स हैं इसके, मतलब 3 चीजों के बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो टाइप है आपके रिफ्लेक्स एक्शन का, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपके बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के बेसिस पर एक तो इसे क्लासिफाई किया गया है। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो कंडीशनड और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। पोजीशन के बेसिस पर जो है ये आपके है क्रेनियल और द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। चलो एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका, इट इज ऑन द पोजीशन इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में ये जो एक्शन, इसके पोजीशन के बेसिस पर आपके रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका क्रेनियल रिफ्लेक्स और एक है आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स। इन दोनों के डिफरेंस फॉर्म में मैं बताऊंगी, ठीक है। ये 2 टाइप के हैं। क्रेनियल रिफ्लेक्स तो आपके पोजीशन के बेसिस पर, तो नाम से कुछ पता लग रहा होगा क्रेनियल रिफ्लेक्स कहां होगा, ब्रेन में होगा।
स्पाइनल रिफ्लेक्स ये आपके स्पाइनल कोड में होता है। जो क्रेनियल रिफ्लेक्स जो होता है ना, मतलब इसमें कोई अर्जेंसी कोई इमरजेंसी नहीं होती इस एक्शन के अंदर, नॉर्मल एक्शन है ये आपका। इसमें ये इमरजेंसी के टाइम पर होता है, जैसे कि आपका कोई भी नुकीली चीज है, उस पर आपका पैर पड़ गया तो आप एकदम से वहां से पैर को हटा लेंगे, तो इट नीड्स एन अर्जेंसी। इसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती, जैसे कि खाने को देख के आपकी जो लार टपकती है, इट इज द क्रेनियल रिफ्लेक्स, कोई अर्जेंसी तो नहीं होती। तो ये डिफरेंस है एक दोनों के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्रेनियल रिफ्लेक्स ब्रेन के अंदर, ये स्पाइनल कोड के अंदर, इसमें कोई इमरजेंसी अर्जेंसी नहीं होती, इसके अंदर होती है। एग्जाम्पल मैंने बताया इमरजेंसी का कि जैसे कि आपके किसी भी नुकीली चीज पर आपका पैर पड़ा तो एकदम से आप वहां से हटा लेंगे, इट इज द स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको लिखाऊंगी बाद में, पहले समझा देती हूँ। जो दूसरा टाइप का आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो क्लासिफिकेशन है, यह आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। दो टाइप के होते हैं, एक कंडीशनड और एक अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ये चाहिए होता है। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। कैसे? जैसे कि मैंने बोला, कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, स्विमिंग, तो ये पहले आपको सीखनी पड़ती है तभी आती है ना। तो प्रीवियस मतलब इनिशियली तो जब आप इसे सीख रहे होंगे तब तो ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी है, ठीक है, इनवॉलंटरी नहीं, अपने आप नहीं होता। अभी आपको अगर तैरना नहीं आता है, मैं आपको नदी पे फेंक दूं, ठीक है, तो आप तैर जाओगे क्या? कोशिश करोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। तो इनिशियली तो आपके जो कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, इनिशियली दे आर वॉलंटरी, अकॉर्डिंग टू द विल पावर ऑफ एनिमल हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंगिंग है आपका, डांसिंग है, स्विमिंग है, ये सब इनिशियली वॉलंटरी होते हैं, लेकिन जब एक बार आप इस चीज में परफेक्ट हो गए तो उसके बाद ये इनवॉलंटरी होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, किसी जैसे कुछ बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो इतना डांस करते हैं कि अगर गाना चल गया तो उनके पैर अपने आप चलने लगते हैं, ठीक है। और ये तो फिर एक है ही कि अगर आप चाहो चाहे नहीं चाहो, लेकिन अगर आपको तैरना आता है, आपको नदी में फेंक देंगे या फिर किसी इमरजेंसी में आप वहां फंस गए तो आप ऑटोमेटिकली इट इज, तो ये होता है आपके कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं आता तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो शुरुआत में तो ये वॉलंटरी होते हैं, लेकिन बाद में जब परफेक्शन आ जाएगा आपको उस चीज में, ये इनवॉलंटरी हो जाते हैं। आपके जो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी होता है। जैसे कि गर्म चीज को छूना, ठीक है, किसी चीज से डर लगना, अपोजिट पार्टनर की तरफ, अपोजिट सेक्सुअल जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट पार्टनर की तरफ, ये बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन होता है, ये सब आपके अनकंडीशनड रिफ्लेक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो तीसरा टाइप का जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो टाइप है, ये सिनेप्स के बेसिस पर है। सिनेप्स क्या होता है पता है क्या? अब पढ़ाया था ना सिनेप्टिक नोब तो खुद एक टर्म है, मैं तो पूछ रही हूँ सिनेप्स पर, कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं अभी, मतलब। तो सिनेप्स के बेसिस पर दो टाइप के हैं, मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी, ये पहले इतना लिख लेते हैं अपन लोग, ठीक है, ठीक है, लिख लो चलो। क्रेनियल रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट बताया, पोजीशन क्या है? इट अकर इन लैंग्वेज नहीं लिख रही है, पूरा डायरेक्ट डिफरेंस लिख रही है। ये तो ब्रेन में होता है, ये आपके स्पाइनल कोड में। अगर नहीं आएगा इट इज, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, अकर मत लिखना, दिस एक्शन आर कंप्लीटेड बाय, ऐसे लिखना। ब्रेन के अंदर थोड़ी ना होता है कोई भी एक्शन, ठीक है, लैंग्वेज आप लिख लेना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर आपकी जो अर्जेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो लिख लो नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड। हाँ, एक पॉइंट और,
वो ये कि जो आपका क्रेनियल रिफ्लेक्स है ना, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, रटने की जरूरत नहीं है, पता ही है, जहां पर अर्जेंसी होती है वो चीज जल्दी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो स्लो होगा, दिस एक्शन इज स्लो, और ये आपका फास्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए दोनों का। क्रेनियल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है सलाइवेशन या फिर वाटरी ऑफ माउथ व्हेन सी द गुड फूड, ठीक है, आप लिख लेना ये चीज। और रिफ्लेक्स क्रेनियल रिफ्लेक्स का आपका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेग इफ इट इज टच्ड बाय एनी पिन पॉइंटेड चीज, मतलब किसी भी मतलब पॉइंटेड चीज पे अगर आपका पैर टच होता है तो आप अपने पैर को वहां से एकदम से लेग को वहां से डिस्प्लेस कर लेते हो, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टाइप मैंने बताया था, तीसरा जो टाइप है इसके अंदर, इट इज किसके बेसिस पर था, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके रिफ्लेक्स एक्शन फर्दर दो टाइप के हैं, दैट इज द कंडीशनड एंड द अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है लिख लो, पहले हेडिंग डाल लो। जो दूसरा टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बेसिस पर दो टाइप के हैं। पहला टाइप है इसके अंदर आपका कंडीशनड रिफ्लेक्स, बताया मैंने, इसके अंदर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए, इन इट प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। एज आई टोल्ड यू, मतलब इनिशियली तो ये जो एक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं, वॉलंटरी। इनिशियली दे आर फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली तो वॉलंटरी होते हैं एंड आफ्टर परफेक्शन दे बिकम इनवॉलंटरी। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंडीशनड रिफ्लेक्स। इनिशियली तो वॉलंटरी है, आफ्टर परफेक्शन दे बिकम इनवॉलंटरी। इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है आपको रिक्वायर्ड होता है। जो दूसरा टाइप है, इट इज द अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। इसका क्या है, इसके अंदर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। लिख लीजिए, इन इट previous experience it is not required। ठीक है, लिख लो इसके भी एग्जाम्पल। जैसे आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया, छींक आना, स्नीजिंग, हाँ, ये जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन सारे इनवॉलंटरी होंगे। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन ही यही थी ना, सारे इनवॉलंटरी होते हैं। ये तो इसमें है कि शुरुआत में वॉलंटरी है, बाकी तो इनवॉलंटरी होता है। रिफ्लेक्स एक्शन है तो सारे के सारे इनवॉलंटरी होंगे, कोई सा भी टाइप हो, ठीक है। तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया एक अनकंडीशनड का, कफिंग हो गया,
sexual attraction towards the opposite partner. And migration in birds. ठीक है, ये हो गए आपके अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका जो तीसरा और लास्ट टाइप जो है आपके रिफ्लेक्स एक्शन का, ये है आपके ऑन द बेसिस ऑफ सिनैप्स। दो टाइप के हैं, मोनोसिनेप्टिक एंड पॉलीसिनेप्टिक। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो तीसरा टाइप लिख लीजिए आप इसका। Basis of classification, it is on the basis of synapse. As I told you, synapse के basis पर भी it is of two types. सबसे पहला है आपका monosynaptic, मोनोसिनैप्स, और दूसरा टाइप है पॉलीसिनैप्स। मोनोसिनैप्स टाइप ऑफ, इसमें क्या होता है, इस तरह के आपके जो रिफ्लेक्स आर्क होंगे, इसके अंदर आपके जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कनेक्शन या फिर बोलिए सिनैप्स। अब पढ़ना सिनैप्स तो समझ में आएगा, कनेक्शन ही होता है वो एक। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्स आर्क के अंदर आपके मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन प्रेजेंट होता है। तो अब डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इस वजह से जो नर्व इंपल्स जो है इट पासेस थ्रू ओनली, मोनो मतलब एक, तो इस नर्व इंपल्स जो है सिर्फ एक ही सिनैप्स के थ्रू पास होती है। क्योंकि सपोज करो ये मोटर न्यूरॉन, ये सेंसरी, ये बीच में एक ही सिनैप्स और कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसफर है ये एक ही सिनैप्स से होगा। ये तो हो गया मोनोसिनैप्स में। पॉलीसिनैप्स, पॉली से पता लग रहा है यानी कि बहुत सारे हैं, तो इसके अंदर पॉलीसिनैप्स टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा, आपके मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन छोटे छोटे स्मॉल न्यूरॉन्स को हम इंटर न्यूरॉन्स, कनेक्टर न्यूरॉन्स कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके नर्व इंपल्स को इन बहुत सारे कनेक्टर न्यूरॉन्स के थ्रू पास होते हुए ट्रैवल कर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको बोला पॉलीसिनैप्स। क्लियर, समझ में? की पॉइंट सिर्फ इतना ही है, मोनो में मतलब मोनोसिनैप्स में यानी कि एक ही सिनैप्स के थ्रू पास होगा, पॉली मतलब एक से ज्यादा के थ्रू पास होगा। कैसे होता है, तो इसमें तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, उसके बीच में बहुत सारे स्मॉल न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर, लिख लो ये, क्योंकि जो शुरुआत के दो टाइप थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है उनको याद रखना, पर इसको भी ऐसे बहुत ऐसे लेके नहीं चलना, ऐसे डायरेक्टली ऐसे याद रख लेना। ठीक है, आ तो गया ना समझ में? चलो, तो इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, what happened? There is direct connection between motor and sensory neuron. Direct connection, कनेक्शन के ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग सिनैप्स। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इस वजह से जो आपका नर्व इंपल्स जो है, दस nerve impulse, it passes through one neuron। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप मैंने बताया, दूसरा टाइप जो है इट इज पॉलीसिनैप्स। इसमें क्या होता है, तो इन दिस टाइप of reflex arc, between motor and sensory neuron
आपके मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में बहुत सारे स्मॉल न्यूरॉन्स होंगे। देयर आर मैनी स्मॉल न्यूरॉन्स, और इन स्मॉल न्यूरॉन्स को हम लोग कनेक्टर न्यूरॉन या फिर इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन बोलते हैं। लिख लेना आप ये लाइन, ठीक है। तो इस वजह से दस आपका जो नर्व इम्पल्स जो है इट पासेस थ्रू मैनी सिनेप्स। दोनों के एग्जाम्पल और लिख लो। आपका पॉलीसिनेप्स के अंदर तो इसका एग्जाम्पल है विड्रॉल रिफ्लेक्स, और मोनोसिनेप्स का आपका एग्जाम्पल है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, या फिर से बोलिए आप नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, आया समझ में? इट इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। यहां समझ में आ गया। इसके बाद अपने आपके एनसीईआरटी में सेंसरी ऑर्गन्स दे रखे हैं। आई और ईयर जो है वो उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। तो ये यहां तक तो इतना अपन लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके पहले चलो इतना नोट कर लो एक बार। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। तो नेक्स्ट एज आई टोल्ड यू वी आर डिस्कस विद द सेंसरी ऑर्गन्स। तो इंट्रोडक्शन तो मैं ऐसे ही वर्बली आपको बता देती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। डायरेक्ट आई से ही हम लोग तो लिखना शुरू करेंगे। तो आज टाइम भी हो रहा है, तो बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। ये सबको पता है कि एनिमल के अंदर जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेने के लिए। उन स्ट्रक्चर्स को ही हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स जो है ये आपके वो जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और सेंसरी फाइबर के थ्रू ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो है ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं पोजीशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। कि क्या बताया मैंने, आपके पोजीशन मतलब बॉडी में कहाँ लोकेटेड है, इसके बेसिस पर आपके सेंसरी ऑर्गन 3 टाइप के हैं। एक है आपके, पता है क्या, एक है आपके एक्सो रिसेप्टर्स, एक है आपके इंट्रो रिसेप्टर्स, और एक है आपके प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। नाम से ही पता लग रहा होगा, एक्सो यानी कि बाहर, इंट्रो यानी कि अंदर, प्रोप्रियो का नहीं समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है, आपके जो एक्सो रिसेप्टर्स हैं ये ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपका जो स्टिमुलस जो मिल रहा है, ये स्टिमुलस को एनवायरमेंटल मतलब आउटसाइड से, बाहर के जो एनवायरमेंट होता है वहां से रिसीव करते हैं। क्योंकि ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये आपके जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ही एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आईज, नोज, एक्शन गलत हो गया, ठीक है। आईज, नोज, ईयर, स्किन, ये सब आपके एग्जांपल है एक्सो रिसेप्टर्स के। समझ में आया? एक्सो रिसेप्टर्स क्या, जो स्टिमुलस आपके बाहर के एनवायरमेंट से लेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के साथ एसोसिएटेड है, बाहर के एनवायरमेंट के साथ एसोसिएटेड है ये स्ट्रक्चर्स आपके सेंस ऑर्गन। इसमें से भी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, आई, ईयर, नोज एंड स्किन, इसमें स्किन हटा दो तो आई, ईयर और नोज, इनको अपन टीलो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। रीजन क्या है ये आप लिख लेना, मैं लिखवा नहीं रही हूं, तो मैं चलो नेक्स्ट में लिखा दूंगी, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई, ईयर और नोज को अपन लोग टीलो रिसेप्टर्स बोलते हैं। रीजन, क्योंकि ये जो आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये जो स्टिमुलस को रिसीव जो करते हैं ये काफी दूर से ले लेते हैं। अपन को काफी दूर की चीजें दिखती हैं, दूर से। लड़कियों के तो कान स्पेशली, कुछ औरतों के जो गुण होते हैं बहुत तेज होता है कान, दो औरतें हमें बुराई कर रही है तो अपन लोग सुन लेते हैं, ठीक है। नाक बहुत तेज होती है, कहाँ बगल में क्या खाना बन रहा है, अच्छी अच्छी खुशबू अपन को आ जाती है। हाँ, स्किन का रिसेप्टर दूर का नहीं होता। तो ये जो 3 सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, दैट इज आई, ईयर एंड नोज, दे आर ऑल्सो नॉन एज टीलो रिसेप्टर्स। रीजन एज आई टोल्ड यू, क्योंकि काफी दूर से ये इम्पल्स को गेन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपके एक्सो रिसेप्टर्स के बारे में। नेक्स्ट इज द इंट्रो रिसेप्टर्स। एज आई टोल्ड यू, ये सेंस ऑर्गन्स आपके इंटरनल
बॉडी से एसोसिएटेड होते हैं, तो अंदर से ही जो चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर ही आपके जो चेंजेस है वहां से ही इम्पल्स को लेंगे, ठीक है। इंटरनल कंडीशन से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्लड के कंपोजिशन में कोई भी चेंज होता है, CO2 के कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज हो, तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रोरिसेप्टर्स, ठीक है। हाँ, अब ये तो अपन को एक्सटर्नल और इंटरनल से समझ में आ गया था। नेक्स्ट था आपका प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, ये रिसेप्टर्स आपके मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यू यहां पर लोकेटेड होता है। ये इम्पल्स को कैसे लेते हैं, तो जैसे कोई भी आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कोई भी मतलब कोई भी जो प्रेशर हो, मतलब कोई भी इस तरह का जो एक्शन यहाँ पर एक्सल्ट होता है, प्रेशर एक्सल्ट होता है, वहां से ये स्टिमुलस को लेते हैं। दिस आर द प्रोप्रियोरिसेप्टर्स, ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, आपके जॉइंट्स पे, ठीक है। कनेक्ट, ये याद रखना है, ये वाला जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, टेंडन्स। अब जैसे कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हो, कोई प्रेशर लगेगा, तो मतलब ये वहां से ये इम्पल्स को लेंगे, ठीक है। बाकी कल मैं एक बार लिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के आपके सेंसरी ऑर्गन्स के, ये 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक्सोरिसेप्टर्स, इंट्रोरिसेप्टर्स एंड द प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। क्या है, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स के बारे में टीलोरिसेप्टर्स हम लोगों ने इनको बोला, क्यों बोलते हैं ये, बाकी इसमें आई और ईयर को अपन लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैं कल स्टार्ट करूंगी आपका, अभी तो सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। तो होप सो आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कहाँ से शुरू किया था आज हमने, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं आज की क्लास का। हिंड ब्रेन के आपके 3 पार्ट्स थे, दैट इज द पोन्स, सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स के अंदर आपको जो मेन की पॉइंट्स बता रही हूँ, सारा रिवाइज नहीं करा रही, आपको जो की पॉइंट जो ध्यान रखना था, उसके अंदर बहुत सारे आपके ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर प्रेजेंट होते थे। ट्रांसवर्स नर्व फाइबर किससे अटैच होता था, आपके सेरिबेलम से, इससे ही होता था। और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर आपके सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से करवाता था, ठीक है। इसका फंक्शन एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, आपके ब्रीथिंग को रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट इज द फंक्शन ऑफ द पोन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सेरिबेलम। सेरिबेलम में 3 लोब्स थे, दैट इज 2 लेटरल लोब और 1 वर्मिस। हाँ, मैंने इसमें एक ही नहीं बताई, जो 3 लोब्स हैं ये भी आपके 7 से 9 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। जो दोनों लेटरल लोब्स है, या एनलार्ज होकर राउंडेड शेप बना के, इसी जो सेरिबेलम के जो आपके लेटरल लोब्स होते हैं, अपन क्या भी बोलते थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 3 सेरिब्रल पेडंकल्स पढ़ाए थे, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, मिडिल सेरिब्रल पेडंकल एंड द इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। सुपीरियर किससे अटैच्ड, मिड ब्रेन से, और मिडिल सेरिब्रल पेडंकल पोन्स से, और इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, इसका आउटर पार्ट ग्रे मैटर से बना हुआ होता है, इनर पार्ट व्हाइट मैटर से। और ये जो व्हाइट मैटर है, इट प्रोजेक्ट आउटसाइड एंड फॉर्म्ड अ ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज आर्बोरा वाइटी, ठीक है। फिर इसका फंक्शन आपको पता ही है, वो लैंग्वेज आप ध्यान रख लेना। बाकी इसका फंक्शन क्या है, बॉडी का इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करना। फिर वो अल्कोहलिक पर्सन, वो पूरा एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा, वो मैंने आपको बताया था इसके अंदर। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये ऐसे याद रखना कि लास्ट में तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, ये ऐसे भी आपको नहीं भी पता हो लोकेशन, तो ये सबसे लास्ट पार्ट स्पाइनल कोड से अटैच्ड होता है, तो मेडुला आपके स्पाइनल कोड से अटैच्ड होगा। फिर इसके फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आपकी जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उन पे इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उस पे कंट्रोल होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा को। जैसे कि आपके कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स हो गए, आपके ब्रीथिंग तो है, और आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर है, और एक और किसने बताया था, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के अंदर है। आपके क्रेनियल एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है, स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलोइंग और यॉर्निंग, ये सब, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों पार्ट्स, ये यहाँ पर इतना हम लोगों ने यही डिस्कस किया था इसके अंदर। फिर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है पढ़ाया था। रिफ्लेक्स आर्क तो पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है आपका, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपको वो एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। बाकी फिर वो 3 टर्म जरूर याद रख लेना, स्पॉन्टेनियस है, इनवॉलेंट्री है और ऑटोमेटिकली होता है, और जो नॉर्मल एक्शन होता है उसके कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है। फिर वो पूरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे आप किसी गर्म चीज को ऐसे हाथ लगाते हो तो एकदम से हाथ का हट जाना,
इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, और इसका पूरा पाथवे होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क। मैंने बोला था एनसीईआरटी इसी की नहीं, ये तो मैं स्पेशली बता रही हूँ, बाकी रोज की एनसीईआरटी आप घर जाके देखते ही होंगे एक बार, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ये फ्लो चार्ट फॉर्म में बनवाया था आपको रिफ्लेक्स आर्क कि स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस रिसेप्टर्स उसको लेंगे, वहां से आपके एफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर में गया, वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड वहां जाएगा, वहां से आपका इफरेंट और द मोटर नर्व फाइबर में, वहां से आपके इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर ऑर्गन से फिर रिस्पॉन्स शो होता है। इट इज द रिफ्लेक्स आर्क। फिर रिफ्लेक्स आर्क भी आपके, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन तीन टाइप्स के, तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है इसमें। सबसे पहला पोजीशन के बेसिस पर, पोजीशन के बेसिस पर दो टाइप के थे, दैट इज क्रेनियल एंड द स्पाइनल। नाम से ही पता लग रहा है, क्रेनियल यानी कि ब्रेन और स्पाइनल यानी कि स्पाइनल कोड से कंट्रोल्ड होगा ये एक्शन, ठीक है। जो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं आपके, ये जो है इसमें कोई अर्जेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती है, स्पाइनल में अर्जेंसी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल का क्या बताया था मैंने कि जैसे कि टेस्टी फूड को देख के आपके मुंह में पानी आ जाना, इट इज द क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन। और वो जैसे किसी भी नुकीली चीज पे आपका पैर पड़ जाना, तो आप एकदम से वहां से उस चीज को हटा लेंगे, इट इज द स्पाइनल, ठीक है। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था आपके रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, वो किसके बेसिस पर था? प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर। दो टाइप के थे, कंडीशनड और अनकंडीशनड। कंडीशनड के अंदर तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, शुरुआत में इनिशियल स्टेज में तो आपके एक्शंस होते हैं वॉलंटरी, लेकिन हम तो रिफ्लेक्स एक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन की तो कंडीशन ही यही है कि वो एक्शन कैसा होता है, इनवॉलंटरी। तो कंडीशन में शुरुआत में आपका एक्शन जो है ये वॉलंटरी होता है, लेकिन आफ्टर परफेक्शन इट बिकम वॉलंटरी। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, जो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन के अंदर प्रीवियस एक्सपीरियंस की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे छींकना, खांसना, हमें सीखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स पार्टनर, ये सारे, और माइग्रेशन इन बर्ड्स, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। फिर जो तीसरा टाइप था इसके सिनैप्स के बेसिस पर था, दैट इज द मोनो सिनैप्स एंड द पॉलीसिनैप्स। मोनो सिनैप्स के अंदर क्या होता है, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मोनो यानी कि एक, यानी कि नर्व इंपल्स जो है आपके एक ही सिनैप्स के थ्रू पास होगा। पॉली यानी कि एक से ज्यादा, बहुत सारे सिनैप्स के थ्रू पास हो रहा है। रीजन, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स और द कनेक्टर न्यूरॉन, और इन बहुत सारे न्यूरॉन्स के थ्रू आपका जो इंपल्स पास होता है, इस वजह से दे आर द पॉलीसिनैप्स। दोनों के एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। मोनोसिनैप्स का आपका एग्जाम्पल था स्ट्रेच रिफ्लेक्स और द नी जर्क रिफ्लेक्स, और पॉलीसिनैप्स के अंदर अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा है, दैट इज द विथड्रॉल रिफ्लेक्स। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सेंसरी ऑर्गन्स का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में ही उसे शुरू करेंगे, ठीक है। अब बस ये नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका, सेंसरी ऑर्गन्स ही बचे हैं इसके अंदर आपके, आई और ईयर, देन इट विल एंड अप विद दिस चैप्टर आल्सो, ठीक है। तो जूलॉजी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ इसको करंट प्लस बैक को जो मैनेज करना है आपको, कि ये सब्जेक्ट तो साथ, इसका बैक तो है ही है, इसको बैक तो नहीं, इसको तो करंट ही मानते हैं इस टॉपिक को हम पूरे। करंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आज जो पढ़ा दिया, करंट मतलब पूरा टॉपिक ही करंट में चल रहा है, प्लस पीछे जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनको भी साथ के साथ मैनेज करना जरूरी है, ठीक है, तो सब भूल जाता है, ठीक है। हो गया, थैंक यू।